हेलो दोस्तों, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार का ये संकेत है। दोस्तों, ये महापर्व जो है, ये सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि एक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का महासंगम है। आस्था इस पर्व के साथ है, लेकिन इसकी जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेहतरीन, आला किस्म का है। क्योंकि इस पर्व के साथ आपको पता होगा कि हर इंसान दिल से जुड़ा हुआ है। तो जो भी व्यवस्थाएं इसकी होती हैं, वो एक सुसज्जित और समय पर अपने-अपने तरह से लोग परफॉर्म करते हैं। जितनी भी घाटें हैं जहाँ पे पानी का इस्तेमाल होता है, उसे साफ-सुथरा किया जाता है और किसी भी तरीके का प्रदूषण इसमें सम्मिलित नहीं होता है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है, ये एक ऐसा महापर्व है, जिसको मनाने वाला और जिसे मनाने के लिए पूरा करने वाला, जो इसे सपोर्टिव है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे समाज को व्यवस्थित करने में। पहला और ऐसा एकमात्र पर्व जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है। उगते हुए सूर्य की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन पहले डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है और फिर उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। तो दोस्तों, ये कार्तिक महीने का, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने के चौथे दिन इस पर्व की शुरुआत होती है। तब सातवें दिन इसका खात्मा होता है। छठे दिन जो होता है वो संध्या अर्घ होता है, जिसकी वजह से इसका नाम छठ पर्व भी पड़ा है। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो आस्था है, ये एक व्यवस्थित तरीके से अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से संभालते हुए ये महापर्व जो है, ये हमारा परफॉर्म होता है। तो देखेंगे कि आस्था के साथ साथ ये व्यवस्था किस प्रकार है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कुछ पौराणिक भी कथा है, जिसके बारे में बताया जाता है कि राजा प्रियव्रत और मालिनी की संतान प्राप्ति के लिए छठ मनाया जाता है, ये छठ पूजा की जाती है। रामायण से अगर इसका संबंध देखा जाए तो भगवान राम और सीता द्वारा अयोध्या लौटने के बाद इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। और महाभारत से अगर इसका संबंध देखें तो कर्ण, जिसको सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, उनके द्वारा सूर्य की उपासना की जाती है और छठ का नाम छठी मैया पड़ जाता है। इस तरीके से इस पूजा की शुरुआत होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पारंपरिक और वैदिक काल से इसे मनाया जाता है। इसलिए इसका कोई हिस्टोरिकल डेट अवेलेबल नहीं है। ये आस्था है और ये मन से मन का जुड़ाव है। ये एक ऐसा महापर्व है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इसे मनाया जाता है। और चाहे जो कहीं पे भी हो, वो अपने गांव, अपने घर में ही आके इस छठ पर्व को मनाना चाहता है, अपने पूरे परिवार के साथ मनाना चाहता है। तो इस पर्व की शुरुआत होती है, जो पहला दिन होता है जिसे नहाय खाए बोलते हैं। और ये जो तिथि होती है, ये कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन होता है। चतुर्थी मतलब चौथा दिन। कार्तिक महीने के चौथे दिन की शुरुआत इसकी होती है नहाय खाए के साथ। इसमें जो भी व्रती होते हैं वो स्नान करके शुद्ध भोजन से शुरुआत करते हैं और दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। मुख्य भोजन जो होगा इसका, वो चना दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल होता है। ये पहले दिन की बात है। व्रती इस भोजन को करते हैं और दिन में सिर्फ एक ही बार करते हैं। दूसरा दिन, जिसे खरना बोलते हैं, कार्तिक महीने का शुक्ल पंचमी इसे बोला जाता है। दिन भर निराहार रहने के बाद, मतलब बिना कुछ खाए, शाम को सूर्यास्त के बाद प्रसाद ग्रहण की जाती है। और इस प्रसाद में होता क्या है, बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा और बहुत ही टेस्टी ऐसा खीर जो गुड़ के साथ बनता है, जिसे रसिया बोलते हैं। और उसके साथ रोटी और केले का खाते हैं, पूरे घर के लोग खाते हैं और जो व्रती होते हैं वो भी खाते हैं। तो इस तरीके से दूसरे दिन का अंत होता है और दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाया जाता है। तीसरा दिन, जो कि कार्तिक महीने का शुक्ल षष्ठी है, जिस दिन मेन पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और शाम के टाइम में ये घाट पे जाया जाता है। और घाट उसे बोलते हैं जो कि पानी का किनारा होता है, चाहे वो नदी का घाट हो या तालाब में। ये देखा जाता है कि पानी में उतर के इस पूरे पूजे का परफॉर्मेंस होता है। तो जो तीसरा दिन है कार्तिक शुक्ल षष्ठी, इसमें सूर्यास्त के टाइम पे डूबते हुए, जिसको अस्ताचलगामी सूर्य भी बोला जाता है, उसकी पूजा की जाती है। इस पूजे के साथ जो सामग्री इस्तेमाल होता है वो है बांस की टोकरी, जिसको दौरा या सूप भी बोला जाता है।
जिसमें फल और ठेकुआ रख के, नारियल रख के, दिया इत्यादि रख के नदी में या पानी में चढ़ाया जाता है। इस पूजे की शुरुआत होती है उस तरीके से। शाम का टाइम ये पूजा होने के बाद लोकगीत और भावनात्मक माहौल हो जाता है। उसके बाद लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, थके हारे रहते हैं। ये परफॉर्मेंस करने में, लोगों को घाट तक पहुंचने में, सारा अपने काम को करने में करीब करीब 2 3 4 घंटे का समय लग जाता है। तो जाहिर सी बात है कि लोग इसमें थक जाएंगे और फिर आराम करने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जैसे सूर्योदय होने वाला है, मतलब सूर्यास्त के बाद जो सूर्योदय होने वाला है, उसमें उनको सूर्योदय के पहले आना होता है। तो पहले आने के लिए उनको 2 या ढाई घंटे पहले आना पड़ेगा, तब जाके जगह मिलेगा। अदरवाइज ये ऐसे टाइम हो जाएगा कि पूजा परफॉर्म समय पे नहीं हो पाएगा। तो समय से लोग घर जाते हैं और फिर 1:30-2 बजे रात से ही घाट पे आना शुरू हो जाते हैं अपनी अपनी जगह लेने के लिए। और शुरुआत होती है चौथा दिन, जिसको उषा अर्ध भी बोला जाता है। ये कार्तिक शुक्ल का सप्तमी तिथि होता है, जो कि आखिरी दिन होता है। सूर्योदय से पहले घाट पर जाके उदयमान सूर्य का अर्घ किया जाता है। व्रती जो है संकल्प पूरा करते हैं और पर्व की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। मतलब उस पूजा के बाद इस पर्व की समाप्ति हो जाती है और प्रसाद ग्रहण करने के बाद लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर जाके आराम करते हैं, जिसको परना भी या पारण भी बोला जाता है। दोस्तों, ये तो हो गया इस पर्व का आस्था और व्यवस्था, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सारी चीजें अपने व्यवस्थित तरीके से, तौर तरीके से परफॉर्म की जाती है। अब देखते हैं कि ये कैसे अर्थव्यवस्था से शामिल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था इस तरीके से होता है कि इस पर्व में 44 और 45 आइटम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मार्केट से खरीद के और शुद्ध तरीके से होता है, जिसमें एक किसान से लेके और एक कारखाने तक के हर आदमी को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि गेहूं का भी इस्तेमाल होगा, तो एक किसान का इस्तेमाल यहाँ पे हो गया, मतलब किसान के लिए कहीं ना कहीं उससे आमदनी बना। और जो कपड़े खरीदते हैं उससे एक फैक्ट्री ओनर भी कमा रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था नीचे से लेके ऊपर तक सबके साथ ये परफॉर्म की जाती है। इसमें इस्तेमाल करने वाली जो वस्तुएं हैं वो है बांस की टोकरी, दौरा या सूप जिसको बोला जाता है, नारियल, नारियल से तो खेती सामने दिख रहा है, ठेकुआ जो कि मुख्य प्रसाद है। इस ठेकुआ को बनाने में बहुत सारी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। फल में केला, नारंगी, नारियल, गन्ना, शरीफा, सिंघाड़ा इत्यादि का शामिल होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये सारी सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग किसानों के पास से आ रहा है। दिया, कपूर, फूल का इस्तेमाल किया जाता है पूजा की सामग्री में। दूध, जल और पंचामृत का भी इस्तेमाल की जाती है। नई साड़ी या जो भी व्रती हैं उनके लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। तो यहाँ से इसका अर्थव्यवस्था भी समझ में आता है कि जब करोड़ों लोग इस पूजा को परफॉर्म करेंगे तो अर्थव्यवस्था भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो किस तरीके से एक पर्व जो है वो महापर्व में कन्वर्ट हो जा रहा है और कैसे ये पर्व जो है वो त्याग, अनुशासन और शुद्धता का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति की एक झलक यहाँ पे दिखता है, जो कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों का संगम है। तो दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड था ये छठ महापर्व के बारे में ही था। ये एक इम्पॉर्टेंट पर्व है बिहार का होने की वजह से। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे बिहार में और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे बहुत ही बड़े पर्व के तौर पे मनाया जाता है, इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है। तो ये महापर्व आस्था, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का महासंगम है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद,